उत्तराखंड में वर्तमान में राजनीति की स्थिति क्या है? पहले केवल बलात्कारी थे इनके वहां, फिर भ्रष्टाचारी जुड़ गए जिन्होंने भर्ती घोटाला कराया, पेपर लीक कराया, अब हत्यारे जुड़ गए हिमांशु चमोली जैसे। धामी जी का ये कार्यकाल जब भी इतिहास लिखा जाएगा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 2017 में एक झूठ चला दिया कि हरीश रावत ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे दी। कौन से स्कूल में दी? अगर दी तो कहीं तो लोग गए होंगे ना नमाज पढ़ने के लिए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन एक दिन का भी सत्र आप वहां नहीं कराते। वर्तमान सरकार की अगर बात करूं तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? आए दिन हमारा चोली दामन का साथ है आपदा के साथ। आपको तो अभी तक आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से हमको लैस कर देना चाहिए था। नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की वेबसाइट है, 1 दर्जन से ज्यादा इन्होंने बता रखा है, दावा छाती पीट के इन्होंने ठोक रखा है कि हमारे पास ये सिस्टम है। कहाँ है वो सिस्टम? सब पता चल गया। 9 हिमालयी राज्य जो हैं देश के, उसमें उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 पर है। ये किसकी करनी है? तुम महिलाओं को बराबरी कर तक तो दर्जा देते नहीं। आप भाजपा के कोई भी सम्मेलन उठा के देखिए, कितनी महिलाएं बैठी होती है मंच पे। मुख्यमंत्री ने जब मदरसे का नाम बदला तो फिर वो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन VIP ट्रीटमेंट क्यों लग रहा है? फेंकिए उसको। बिजनौर जहां से लाए थे, इनका हरिद्वार बहादुराबाद का इनका OBC प्रकोष्ठ का एक सदस्य था आदित्य राज सैनी, 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके निर्मम हत्या कर दी। राहुल गांधी ने आजकल इलेक्शन कमीशन को बहुत परेशान कर रखा है वोट चोरी के मामले में, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी वोट चोरी जैसा कुछ होता है? भाजपा का व्यक्ति है तो उसको कोई टच नहीं करेगा। सारे प्रशासन को ये बोल दिया गया है कि हमारे आदमी को टच मत करना। अपनी भाजपा की महिला नेत्री ने कहा, ये व्यक्ति संगठन महामंत्री संजय कुमार 3 साल से मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है। वो लड़की भी गायब है, संजय कुमार को तो रातों रात गायब कर दिया। उच्च न्यायालय नैनीताल ने कहा है, राज्य सरकार बताए कानून व्यवस्था है कहाँ। ये कितना करारा और झन्नाटेदार तमाचा है। 30-32 साल का वो जितेंद्र नेगी अपनी सपने देख ही रहा था, नई नई शादी थी, पूरा परिवार उजाड़ दिया आपके एक राइट हैंड ने। वो व्यक्ति जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था, आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा था, क्या आपको खबर नहीं होनी चाहिए थी कि वो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है और लोगों से उगाही कर रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है आपको सब पता हो और आपने आंखें मूंद ली हो, आप धृतराष्ट्र बन गए हो। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हिली पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ राकेश चौहान। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम उत्तराखंड के हर क्षेत्र के लोगों से आपका परिचय कराएंगे। आपने आज तक उत्तराखंड संगीत और फिल्म जगत की कई हस्तियों का इंटरव्यू हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से देखा। इसी कड़ी में हमारे साथ आज उत्तराखंड राजनीति की एक फायर ब्रांड नेता है, जो कि अपने बयानों को लेकर, अपने तेज तरार बयानों को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रही है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी जी। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे हिली पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो मैम शुरुआत उसी से करेंगे क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फेस हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज आप ये बताएं कि उत्तराखंड में वर्तमान में राजनीति की स्थिति क्या है? देखिए, सच पूछिए तो मन बहुत दुखी है। 25वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जो मुकाम हमको हासिल करना चाहिए था वो हमने किया नहीं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, विकास के आयाम हो, हर चीज में हम पिछड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारा नेतृत्व दिशा विहीन हो रहा है, वो भटक रहा है। और जिन चीजों पर काम होना चाहिए था, क्योंकि हम एक नवोदित राज्य थे, तो जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए था उससे ध्यान भटकाकर किसी और मुद्दे पर हम चल पड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक भेड़ चाल हो रही है और केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है, भाषणी शासन हो रहा है, तो मन उद्वेलित है। मैं बिल्कुल ये बात मतलब झूठ आपके चैनल पर नहीं बोलूँगी कि सब चंगासी या बहुत बढ़िया चल रहा है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें कई सरकारें आई, कई गई, और सबसे बड़ी बात आप देखिए 12-13 तो हमने मुख्यमंत्री देख लिए 25 सालों में, तो स्थायित्व नहीं है हमारे वहाँ राजनीति में। एक अकेले पंडित नारायण दत्त तिवारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी नहीं होगी अगर पॉलिटिक्स में, तो कोई भी व्यक्ति जो विजन लेकर आ रहा है उसको कार्य अनुरूप कैसे देगा, उसको क्रियान्वित कैसे करेगा? तो आधे में यदि सत्ताएं परिवर्तित हो जाएंगी, व्यक्ति बदल दिए जाएंगे कपड़ों की तरह, जैसे 17 के 22 में से 22 के बीच में 5 सालों में हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे। जो अंतरिम सरकार थी 2000 से लेकर 2002 तक हमने 2 मुख्यमंत्री देखे। फिर 2007 से लेकर 12 के बीच में हमने फिर 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे। फिर आप 12 से 17 की बात करें तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, उसके बाद माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, तो 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में भी बदल गए। तो कहीं ना कहीं
इतना मैंडेट होना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व में जो हाई कमान जिसको अक्सर बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उनको भी जिसको चुन लिया है उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये अगर आप कपड़ों की तरह नेतृत्व बदलेंगे और मुखिया बदलेंगे राज्य का, ये राज्य के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। मैम, ये तो आपने बता दिया कि अभी जो 25 सालों का जो लेखा जोखा है वो ये है, लेकिन मैं वर्तमान सरकार की अगर बात करूं तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी जो उन्होंने जो काम किए हैं, चाहे कोई भी वर्तमान सरकार के बारे में तो सिर्फ मुझे इतना कहना है कि धामी जी का ये कार्यकाल जब भी इतिहास लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके मेरे पास आधार हैं, उसके मेरे पास कारण है। मैं इतनी तल्ख टिप्पणी या इतने तीखे तेवरों में ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे उत्तराखंड को चाहिए था सख्त भू कानून, उत्तराखंड को चाहिए था सख्त लोकायुक्त, उत्तराखंड को चाहिए था एक पूर्णकालिक राजधानी। पूरे देश के अंदर हम अकेला ऐसा राज्य है जिनके पास अपनी राजधानी नहीं है। अगर हम बाहर चले जाएं प्रदेश से और लोग हमसे पूछें कि कैपिटल क्या है, हमें समझ में नहीं आता। हम देहरादून बोलें, हम रायपुर बोलें या हम गैरसैंण बोले, तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन एक दिन का भी सत्र आप वहां नहीं कराते। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति आज है। भू कानून पे कोई बात नहीं, मूल निवास पे कोई बात नहीं, सख्त भू कानून तो आप ले आए, लेकिन डिफॉल्टर्स को कौन पकड़ेगा? यहाँ बीघों जमीन घेर कर बैठे हैं हरियाणा के लोग, बाहर के लोग, हमारी पूरी जमीन चट कर गए हैं। इतना सक्रिय आज की तारीख में भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया है, और ऐसा लग रहा है सरकार ने हथियार डाल दिए उनके सामने। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अवैध खनन की वजह से देखिए हमारे पुल टूट रहे हैं, उससे भी सबक नहीं लिया जा रहा है। आपदाओं से हमारा चोली दामन का साथ है। इस प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया, आप बताइए। भूतो न भविष्यति। 2017 से 22 के बीच में 57 का बहुमत इनको दे दिया। 70 सीटों का कुल हमारा प्रदेश है, 57 उनको दे दी भारतीय जनता पार्टी को। 2022 में 70 सीटों में से 47 दे दी। तो कितना उत्तराखंड की जनता ने अपना विश्वास आपके ऊपर किया होगा, अंधा विश्वास किया होगा कि आपको बार बार प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन दिया जो आपने मांगा। लेकिन मांगने के बाद आपने क्या किया? पीठ में छुरा भोंक दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे युवाओं ने रोजगार मांगा, सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर लाठियां चला दी। हमारी महिलाओं ने 14 किलोमीटर सड़क मांगी केवल गैरसैंण में, वो आपने महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन छोड़ दिए। आपने देवस्थान बोर्ड गठन करके हमारे पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहितों का इतना अपमान कर दिया कि 3 साल तक उनको नाक रगड़नी पड़ी, तब आपको थूक कर चाटना पड़ा और आपको अपना देवस्थानम बोर्ड वापस लेना पड़ा। आज एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कहता है कि 9 हिमालयी राज्य जो हैं देश के, उसमें उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 पर है। ये किसकी करनी है? आज आप देख लीजिए, हमारा जो बेरोजगारी दर है वो देश के बेरोजगारी दर से ज्यादा है। हमारे वहां महंगाई जो है वो देश की महंगाई से ज्यादा है, और आपको फुर्सत नहीं मिल रही थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद करने से। आपको फुर्सत नहीं मिल रही मदरसा और मजार पॉलिटिक्स करने से। पूरे समय पर आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते रहते हैं, आप प्रदेश की जनता को बांटने का प्रयास करते रहते हैं। आप तो मुखिया हैं, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। अगर किसी मस्जिद ने या मजार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, वो ध्वस्त होना चाहिए। लेकिन ये प्रशासन का काम है, ये मुखिया का काम नहीं है कि वो आए दिन नफरती भाषण देते रहें। लेकिन हमारे मुखिया को जो 42 आप देखिए, मैं हतप्रभ रह गई। मुनस्यारी के गांव से मुख्य मार्ग तक लाने के लिए 42 किलोमीटर चलना पड़ रहा है ग्रामीणों को, और वो भी मैन मेड स्ट्रेचर में। ऐसे में किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी की डिलीवरी की समस्या हो जाए, तो पहले 42 किलोमीटर चलेंगे, तब तक मरीज बचेगा। तो ये हालात आज 25 सालों के बाद अगर हमारे प्रदेश के हैं, तो फिर मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि जिस उत्तराखंड में कभी दंगे जैसा माहौल नहीं हुआ, कभी हिंदू मुसलमानों में कभी नफरत नहीं देखी गई, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में गुलदस्ते की तरह हम रहते थे, माला में पिरोकर हर त्योहार हर्षोल्लास से मनाते थे, और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हमारा पड़ोसी किस संप्रदाय का है। इतना खुशनुमा माहौल था। उसमें जहर के बीज बोने का आपने काम कर दिया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे 2022 में आपने झूठ गढ़ने का काम किया। आज तक माननीय हरीश रावत जी इतने लाखों का इनाम रख चुके हैं कि कोई तो आओ, दिखाओ मुझे, किसी अखबार में छपा हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किस नेता ने कहा, कौन से मंच से कहा, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। कोई नहीं बता पा रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़ है सबके सब, चुप्पी साधे हुए बैठे हैं।
17 की सरकार में इन्होंने कहा, 2017 में एक झूठ चला दिया कि हरीश रावत ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे दी। कौन से स्कूल में दी? अगर दी तो कहीं तो लोग गए होंगे ना नमाज पढ़ने के लिए। वो कार्यालय ये नहीं बता पा रहे, वो स्कूल ये नहीं बता पा रहे, वो कॉलेज ये नहीं बता पा रहे जहां छुट्टी हुई और कर्मचारी गए हो नमाज पढ़ने के लिए। तो झूठ की दुकानदारी चलाती है भारतीय जनता पार्टी, और ये झूठ अब इनको बैकफायर कर रहा है। अब आप आज की तारीख में देखिए, इनकी जो फहरिस्त है, इनकी जो कतार है अपराधियों की, वो कितनी लंबी होती जा रही है। पहले केवल बलात्कारी थे इनके वहां, फिर भ्रष्टाचारी जुड़ गए जिन्होंने भर्ती घोटाला कराया, पेपर लीक कराया, अब हत्यारे जुड़ गए हिमांशु चमोली जैसे। तो किसी सेक्टर में भाजपा पीछे नहीं है। हर अपराध जो प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बड़े पदाधिकारी जो हैं वो खूब जी परचम अपना लहरा रहे हैं। ठीक है मैम, ये तो आपने बीजेपी की बात कर दी, लेकिन अगर उत्तराखंड में गवर्नमेंट का रेशियो देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर रही है। कांग्रेस को 40% मतलब यहाँ पे शासन रहा है, और भाजपा का है 60%, यानी 10 साल कांग्रेस रही तो 14 साल 15 साल बीजेपी है। तो दोनों को बराबर मौका मिला, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या मतलब क्या किया दोनों पार्टियों ने? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। 2000 में अंतरिम सरकार आई, अंतरिम सरकार भाजपा की बनी, स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी उसके मुख्यमंत्री बने और 1 साल में हटा दिए गए और भगत सिंह कोश्यारी जी को लाया गया। तो 2 साल की सरकार तो उनकी वहां पर रही। फिर आए पंडित नरेंद्र तिवारी जी 2002 से 2007 तक। 7 के बाद कभी निशंक तो कभी खंडूरी तो कभी निशंक, इस तरह से पाला बदलता रहा। 2012 में विजय बहुगुणा जी लाए गए। क्यों बदले गए वो पूरा प्रदेश जानता है कि बहुत मिस हैंडलिंग केदारनाथ दैवी आपदा की उन्होंने की थी। जहां दवाइयों की पेटी रख के ले जानी चाहिए थी हेलीकॉप्टर, वहां बियर की पेटियां जा रही थी और खूब धांधली हुई को। चौथे 5वें दिन तो वो जागे नींद से। उसके बाद इसी वजह से मिस हैंडलिंग हुई, इसीलिए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने उनको हटाया और माननीय हरीश रावत जी को लाए। तो 17 तक हमारी सरकार चली। तो अगर आप देखें इन टोटलिटी तो ये इनका चौथा टर्म चल रहा है भाजपा का। 2000 से 2002, 2007 से 2012, 2017 से 22 और 22 से अब 27। तो ये इनका चौथा कार्यकाल चल रहा है। अब राजधानी का मुद्दा मैं बताऊं आपको किसने अटकाया? जब जैसे ही राज्य का गठन हुआ, 3 राज्यों का एक साथ गठन हुआ, बाकी 2 राज्यों को मिल गई राजधानी। हम क्यों लटक गए त्रिशंकु की तरह? क्योंकि नेतृत्व में क्षमता नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके अंदर दृढ़ निश्चय लेने की कमी थी, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। तो 2000 से 2002 के बीच में 2 मुख्यमंत्री तो देख लिए 2 साल में उत्तराखंड ने, लेकिन उसको अपनी पूर्णकालिक राजधानी नहीं मिली। तो जो मामला वहां अटक गया वो आज तक लटका ही हुआ है। उसके अलावा पंडित नरेंद्र तिवारी जी 5 साल के लिए आए, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज जितने मेडिकल कॉलेज आपको दिख रहे हैं, सारे मेडिकल कॉलेज प्रदेश के कांग्रेस की देन है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस की देन है। 2 जो अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए वो माननीय हरीश रावत जी की देन है, हल्द्वानी वाला भी और देहरादून का भी। हल्द्वानी वाले का हाँ जरूर यह है कि पंडित नरेंद्र तिवारी अपने टाइम पर कर गए थे, लेकिन उसको सपने को पूरा करने का काम हरीश रावत जी ने किया। अगर आप देखें तो सिटकुल पिटकुल की स्थापना किसने करी? उपनल की स्थापना किससे करी, जिससे रोजगार? आज सिटकुल अगर हटा दिया जाए उत्तराखंड से तो त्राहिमाम हो जाएगा, सारे सड़क पर आ जाएंगे। तो ये स्थापनाएं हमने करी। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए जरा 2007 से 12 के बीच में क्या किया? जवाब नहीं है उनके पास। IITs देख लीजिए आप, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, तमाम सड़कें इस राज्य की देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए। तो इतनी सारी पेंशन योजनाएं, मतलब उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य था जो समाज कल्याण विभाग में इतनी पेंशन, बौना पेंशन, विधवा पेंशन, जागर पेंशन, किसको पेंशन नहीं दे रहे थे माननीय हरीश रावत जी? 27 से ज्यादा पेंशनें उन्होंने लागू करवाई। और आप बोनस देखिए, मेरा पेड़ मेरा धन योजना देख लीजिए, मेरा गांव मेरी सड़क देख लीजिए, दुग्ध में अगर दूध में पर लीटर 4 रुपए का बोनस था। तो इतनी योजनाएं शुरू की गई माननीय हरीश रावत। गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना, हम अलग अलग पैसा देते थे। हम 9th क्लास पूरी करने पर प्रोत्साहन राशि देते थे, हम 12th करने पर देते थे, हम विवाह पर देते थे। मतलब एक महिला के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम पैसा दे रहे थे। अगर बच्ची पैदा हुई है उसका प्रोत्साहन राशि मिल रहा था ताकि बच्चियों की हत्या ना करे कोई, इसलिए प्रोत्साहन दिया जाता था। 9वीं कक्षा करने पर हम प्लेन्स में साइकिल देते थे और ग्रामीण इलाकों में हम 25,000 रुपया देते थे। 12th पास करने पर फिर हम पैसा देते थे 51,000 रुपया, फिर हम शादी में 51 देते थे। तो हमारे समय पर एक बच्ची को अगर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया तक मिलता था। और गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक आहार योजना हमने शुरू की थी।
थी। हमारे समय की आप पूछिए किसी भी आशा कार्यकर्ता को बुलाइएगा, किसी, मैं चुनौती के साथ आपसे कह रही हूँ, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुलाइएगा जिसमें दम हो सरकार के खिलाफ बोलने का, वो आपको बताएगी कि ये स्वयं सहायता समूह का कितना ग्राफ ऊंचा कर दिया था माननीय हरीश रावत जी ने, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर गांव गांव के एक एक अंत्योदय जिसको कहते हैं अंतिम छोर के व्यक्ति को यदि छूना है तो वो केवल आशा कार्यकर्तियों के द्वारा या आंगनबाड़ी महिलाओं के द्वारा किया जाए। और वंडरफुल उन्होंने इतना बेहतरीन इंदिरा अम्मा भोजनालय चलाया और पौष्टिक आहार में कहीं कोई शिकायत, आज आप देखिए एक्सपायरी डेट के खजूर दिए जा रहे हैं, आज आप देखिए सड़ा मडुआ दिया जा रहा है, या भट्ट जो है पता नहीं कब के हैं, तो सब हटा दिया। और मैडम जो अब है महिला एवं बाल विकास मंत्री, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि इसको पीपीपी मोड पे दे दिया जाए। वो नहीं चाह रही हैं कि ये सरकारी रूप से जो है आवंटन हो पौष्टिक आहार का, वो किसी कंपनी के साथ अपनी साठगांठ करके बैठी हैं और हर सरकार में वो उसको टेबल करती हैं कि फलाना कंपनी को जो है पौष्टिक आहार योजना दे दी जाए। नवजात शिशु को जो दिया जाता है पौष्टिक आहार, और जो गर्भवती महिला और गर्भवती के बाद जब प्रसव भी हो जाता है उसके बाद भी काफी टाइम तक केयर चाहिए होती है प्रसूता को, तो उस प्रसूता के लिए जो हम लोगों ने किया, तो चीजें अनगिनत हैं गिनाने के लिए। और कोई मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है कहने के कि हम जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे उत्तराखंड को, कहीं ना कहीं उत्तराखंड भटक गया। और उत्तराखंड ने इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके कभी गंगा मैया ने बुलाया है, कभी केदार बाबा ने बुलाया है, कभी उत्तराखंड से मेरा पुराना नाता है, कभी कहा गया कि इस प्रदेश को मैं नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा पूरे देश में। सारा हमारा जो सपना था उसको चकनाचूर करके रख दिया। आज उत्तराखंडियत के नाम पर आप देखिए कहाँ केदार मंदिर का स्थापना करने जा रहे हैं बौराड़ी में, मतलब कालिदास जैसी हरकत कर रहे हैं, जिस टहनी में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अगर ये 4 धाम नहीं रहेंगे तो आप और मेरा वजूद क्या रह जाएगा? हमारी यूएसपी नहीं है, हमारे माथे का चंदन है 4 धाम यात्रा। उस 4 धाम को आप एक बौराड़ी में खोल देंगे, एक नागपुर में खोल देंगे, तो फिर यहाँ कौन आएगा? सब वहीं परिक्रमा कर लिया करेंगे, तो आपका धार्मिक पर्यटन 0 हो जाएगा, आपके श्रद्धालु कम हो जाएंगे। और अगर 1% भी कम हो जाते हैं तो बहुत बड़ा उससे नुकसान होगा, क्योंकि आपके 20 लाख से ज्यादा लोग तीर्थाटन से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोई ना कोई व्यक्ति 4 धाम यात्रा के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कोई गाड़ी वाला है तो कोई खच्चर वाला है तो कोई दुकान वाला है, कोई होटल वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धक्का लगता यदि बौराड़ी में वो मंदिर बन गया होता। जी, लेकिन मैम बीजेपी की पार्टी ने तो कहा कि ये हमने ऐसा कुछ मंदिर बनाया नहीं, हम तो सिर्फ उद्घाटन करने गए थे, या कोई प्रोग्राम था ऐसा वहाँ पे। नहीं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं जी, कि कोई कहीं भी आपको ले जाएगा उंगली पकड़ के और आप चले जाएंगे। आपकी पूरी एक टीम है आपके साथ, पूरा अमला जमला है आपके साथ। आप पहले कहीं भी किसी कार्यक्रम में शिलान्यास या लोकार्पण करने जाने से पहले पूरा उसकी ब्रीफिंग क्यों नहीं मंगाते? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, आप या मैं ही हो, एक 10 साल के बच्चे को भी ये बात समझ में आती है कि केदारनाथ मंदिर कहीं और खुल जाएगा केदारनाथ के नाम से, धाम के नाम से। केदारनाथ धाम रखा था उन्होंने, मंदिर भी छोड़िए। तो अगर धाम कहीं और रह जाएगा तो भाई दिल्ली के, नोएडा के, गुड़गांव के, गाजियाबाद के लोग सोचेंगे यही परिक्रमा कर लेते हैं, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? तो हर धार्मिक स्थल की अपनी पौराणिकता है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी एक संस्कृति है। आप सभ्यता को नष्ट करने जा रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। तो धामी जी जब आए, बड़ी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थी उत्तराखंड के युवाओं की कि युवा हैं तो हमारी तरह सोचते होंगे, युवा हैं तो हमारे लिए सोचते होंगे। लेकिन ये तो केवल जिहाद वालों के पीछे पड़े हैं। ये रेप जिहाद के पीछे क्यों नहीं पड़ते? इनके चंपावत के मंडल अध्यक्ष, इनके सल्ट के मंडल अध्यक्ष, इनके लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष 3 के 3 नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में अंदर हैं। मुकदमा चल रहा है उन लोगों के ऊपर, एक बेल में बाहर है मुकेश बोरा, वो मुकदमा उस पर भी है, एफआईआर उस पर भी है, पॉक्सो एक्ट उस पर भी लगा है। और बहादुराबाद का, हरिद्वार बहादुराबाद का इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का एक सदस्य था आदित्य राज सैनी, 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके निर्मम हत्या कर दी। इनका वार्ड नंबर 6 का पार्षद है शिव कुमार गंगवार रुद्रपुर का, उसने इसी होली के दिन 2025 की होली में 2 महिलाओं के साथ अभद्रता की, उसमें से एक नाबालिग निकली। अभी आप सुरेश राठौर की नौटंकी देख ही चुके हैं, पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कितनी बीवियां। आपने देखा संगठन महामंत्री पर कितना, पूर्व संगठन महामंत्री पर कितने बड़ा इल्जाम लगा। अपनी भाजपा की महिला नेत्री ने कहा ये व्यक्ति संगठन महामंत्री संजय कुमार 3 साल से मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है। वो लड़की भी गायब है, संजय कुमार को तो रातों रात गायब कर दिया गया। एक दोराहाट के इनके पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा, वो लड़की का भी अता पता नहीं है कहाँ है वो लड़की।
अब आप सोचिए, वीआईपी का इन्होंने नहीं बताया। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कहा जा रहा है कि कोई शीर्ष नेता है, नहीं उसको सामने आने दिया, वहां बुलडोजर चला दिया वनंतरा रिजॉर्ट में, 2 बार आग लगा दी। अब हिमांशु चमोली वाले मामले में क्या करोगे? उस बच्चे के पास आप सोचो 30-32 साल का वो जितेंद्र नेगी, अपनी सपने देख ही रहा था, नई नई शादी थी, पूरा परिवार उजाड़ दिया आपके एक राइट हैंड ने। वो व्यक्ति जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था, आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा था, क्या आपको खबर नहीं होनी चाहिए थी कि वो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है और लोगों से उगाही कर रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है आपको सब पता हो और आपने आंखें मूंद ली हो, आप धृतराष्ट्र बन गए हो? ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुखिया को नहीं पता कि वो मुखिया का नाम जगह जगह ले रहा है। जी। तो मैम, जो जैसे इतने सारे अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाता है या सरकार पे सवाल आज की आप समाचार पत्र उठाइए, बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय नैनीताल ने कहा है राज्य सरकार बताए कानून व्यवस्था है कहां। ये कितना करारा और झन्नाटेदार तमाचा है। इससे बड़ा तमाचा न्यायालय क्या लगाएगा किसी सरकार पे कि वो कह रहा है कि गायब है कानून व्यवस्था। आप अपने आप को धाकड़ कह रहे हैं, मैं तो आपको गिदड़ भी नहीं कहना चाहती। तो मैम, जैसे अभी नैनीताल में प्रकरण हुआ, बेताल घाट में हुआ, लेकिन वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों थे, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, जो सच्चाई है वो उत्तराखंड के जनमानस तक जा रही है और सच्चाई जो है छुपती नहीं। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए कि जब ये धारा 144 लगी है किसी परिसर में और पुलिस की सिक्योरिटी है चारों तरफ से, उसके बीच में से 5 लोगों का अपहरण किया जा रहा है और लाइव प्रसारण कर रहे हैं सुमित हृदय, भुवन कापड़ी इत्यादि सारे, और उसके बाद उनका जिस तरह का बयान आया तो वो भय में है, दहशत में है। ये दहशतगर्दी है, ये मनमाना तरीका है। और पंचायत चुनाव में तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने मनमानी करी। उन्होंने चक्र समाप्त कर दिए, 7 चक्र होते हैं, 5 चक्र के बाद उन्होंने जो है रजिस्टर शून्य कर दिया। और जिसकी बारी आनी थी, मतलब जो लोग सोच रहे थे कि अब हम इस बार लड़ेंगे, इस बार चक्र के हिसाब से हमारा रिजर्वेशन आएगा, उनको शून्य कर दिया आपने। तो वो आजीवन अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। टिहरी है, देहरादून है, इन सबको आपने कभी रिजर्व किया ही नहीं। फिर उसके बाद अगर हम करें आगे की बात, तो इन्होंने आरक्षण जो जिला पंचायत अध्यक्षों के थे, वो चुनाव के जब आरक्षण घोषित हुए, चुनाव जब शुरुआत हुई तब आरक्षण घोषित हो गए हर सरकारों में। अभी तक 4 बार हुए पंचायत चुनाव, चारों बार जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण चुनाव के दौरान घोषित हो जाता है। इन्होंने कहा हम चुनाव की समाप्ति के बाद घोषित करेंगे, क्योंकि मंशा काली थी, मन काला था, नियत काली थी। उसके बाद आप आरक्षण घोषित करते हैं, उसमें आप आरक्षण गलत कर देते हैं। आपका आरक्षण गलत हो जाता है क्योंकि आपका 11 जून को शासनादेश निकला था कि आप जो है जितनी जिसकी जनसंख्या उसको 13 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 13 राज्य हैं। आप आरक्षण उस हिसाब से, क्योंकि कुछ ही समय बाद जो है हरिद्वार का चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है। हमेशा राज्य गठन के समय से ही हरिद्वार 1 साल बाद होता है। तो उसमें 11 जून के इनके शासनादेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति है, जितनी भी है जनसंख्या उनकी, उसको 13 से डिवाइड करेंगे, अनुसूचित जनजाति को 13 से डिवाइड करेंगे, अल्पसंख्यकों को 13 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को, जितनी जिसकी है, महिला है, सामान्य वर्ग है, इन सबको करेंगे। 13 से करने के बजाय अपने ही शासनादेश को धत्ता बताते हुए 12 से कर दिया आरक्षण करते टाइम। अगर 13 से किया होता तो देहरादून सीट कभी महिला सीट नहीं होती। तो ये बात केवल महिला विरोध नहीं कर रहे हम, महिला जीती, महिला आरक्षण हुआ, वो अलग बात है। बात यह है प्रिंसिपल्स की, बात है सिद्धांतों की, नियमों की, उनको ताक पर रख रहे हैं आप। तो भारतीय जनता पार्टी को जो मिला मैंडेट, उसको इतना उनके सर चढ़कर वो बोल गया है कि उनको लग रहा है हम ही सरकार, हम ही न्यायालय, हम ही सब कुछ है, हम ही डिसाइड करेंगे, कोई आगे से सामने से बोलेगा नहीं। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट वाला हाल है कि व्हाइट मैन व्हाइट रूल, ब्लैक मैन ब्लैक रूल, माय मैन नो रूल। अगर भाजपा का कोई आदमी है उसके लिए नो रूल। ठीक है मैम, अभी जो पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए उसमें 10 सीट बीजेपी को गई, 1 सीट कांग्रेस को गई। तो अभी आप कांग्रेस कैसे देख रहे हैं, इस रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दलीय जीते हैं।
नहीं, मैं इसे बदलाव के रूप में देख रही हूँ। पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो मैंडेट आया, वो भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने सत्ता बल, धन बल, बाहुबल के आधार पर जोड़ जंतर करके, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, बाहर से अराजक तत्वों को बुलाकर, हथियारों के बलबूते, जो डर से माना उसको डर से, जो पैसे से माना उसको पैसे से, चाहे मैंडेट को अपने पक्ष में करवा लिया हो, लेकिन जो शुरुआत में रिजल्ट्स आए वो एक सुखद अनुभूति है। मैं मानती हूं, मेरा मानना यह है पर्सनली कि उत्तराखंड की जनता अब बदलाव चाहती है, उसका मन मस्तिष्क बदल चुका है और वो भाजपा की काली करतूतों को, उनके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि ब्लैक मैन ब्लैक रूल, व्हाइट मैन व्हाइट रूल, माई मैन नो रूल, उसी तरह का यहां चल रहा है कि यहां अगर भाजपा का व्यक्ति है तो उसको कोई टच नहीं करेगा। सारे प्रशासन को यह बोल दिया गया है कि हमारे आदमी को टच मत करना। अब आज की मैं घटना जितेंद्र नेगी के बाद की आपको बताऊं, कितनी दुखद घटना है। आपकी और मेरी औकात क्या है, जब ठीक पुष्कर सिंह धामी से पहले जो 4 महीने वाले, त्रिवेंद्र रावत जी 4 साल वाले थे, 4 महीने वाले थे तीरथ रावत जी, तो पुष्कर सिंह धामी जी से जस्ट पहले के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा का शासनकाल चल रहा है प्रदेश में, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ रावत, उनका सगा भांजा विक्रम सिंह राणा अगर सोशल मीडिया पर आ रहा है और रो रो के कह रहा है मेरे साथ 18 करोड़ की जो है धोखाधड़ी हो गई है और मैंने सब कुछ कप्तान देहरादून को दे रखा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब इसके अलावा मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो आपकी और मेरी औकात क्या रह गई? अगर एक कितनी बड़ी बात है कि एक राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे की सुनवाई नहीं हो रही है, एक फोन कॉल पर पूर्व मुख्यमंत्री के काम हो जाया करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या यहाँ चल रहा है। मुझे तो लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैम, अगर इसमें कहें कि पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है उत्तराखंड में, तो क्या ये सही है? गिरोह हो, एक गिरोह सक्रिय है जो नेताओं के इर्द गिर्द रहता है, नेताओं से अपनी प्रॉक्सिमिटी, अपनी नजदीकी दिखाता है, निकटता दिखाता है, समीपता दिखाता है और उसके बाद उगाही करता है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, इस नेक्सस को चिन्हित करना जरूरी है कि सत्ता के नजदीक तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन नजदीक रहने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दें भोले भाले लोगों को सिर्फ इस बात पर कि धामी जी से हमारी अच्छी है और सुबोध उनियाल से हमारी अच्छी है या रेखा आर्या से हमारी अच्छी है या महेंद्र भट्ट से हमारी बहुत पटती है। इस बात को लेकर अगर आप लोगों के संग धोखा कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से फेलियर है। अगर हिमांशु चमोली ने एक नहीं दर्जनों को इस तरह से प्रताड़ित कर रखा था, कई सारे मामले अब उसके निकल कर आ रहे हैं धीरे धीरे, अगर ये खबर मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंची, पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं है। पहुंची जरूर होगी, मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने सोचा चलने दो, या फिर कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली कहावत को चरितार्थ हुआ है कि उगाही करते थे किसी और के लिए करते थे। तो ये उत्तराखंड तो हर तरह से लूट रहा है। उत्तराखंड इनकी नीतियों से लूट रहा है। ऑल वेदर रोड लाकर हमारे सर पर पटक दी। ऑल वेदर रोड जब आई ही थी, मैंने भविष्यवाणी की थी अगले 10 सालों तक उत्तराखंड के लिए बहुत संकटकारी समय है, खास करके गढ़वाल क्षेत्र, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड जो है 4 धाम यात्रा को कवर करती है। 4 धाम इन्होंने क्या किया, जो सीधे खड़े हमारे पहाड़, जो तिरछे खड़े हमारे पहाड़ थे उनको सीधा कर दिया, रोड को चौड़ी करने के लिए पहाड़ों का कटान कर दिया, उसका बेस खत्म कर दिया, फ्लोरा एंड फौना को नष्ट कर दिया, पूरे जंगल समाप्त कर दिए। एनजीटी की ओर से आदेश था 10 से 20 हजार पेड़ काटने का, यहाँ लाखों, गिनती नहीं है पेड़ कितने कट गए ऑल वेदर रोड में। और जो डायनामाइट्स लगाए आपने पहाड़ों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उन डायनामाइट्स ने कमजोर कर दिया है। जी मैम, अगर भ्रष्टाचार की अगर बात करें कि पंचायत चुनाव भी हुए, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हो, हर जगह खरीद फरोख्त की बात हुई, तो क्या भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए? क्योंकि वहाँ भी धन बल का बहुत अच्छा प्रयोग नहीं, डायरेक्ट चुनाव, जी डायरेक्ट जनता से चुनाव हो जिला पंचायत अध्यक्षों के। जी, जब मेयर के चुनाव डायरेक्ट जनता चुनती है, महापौर को नगर निगमों में, तो पंचायतों में फिर जिला पंचायत अध्यक्षों का ये खेल क्यों रचा जाए? और ये जो दे रहा है वो तो दे रहा है, लेकिन जो लेने वाला है वो कितना बेशरम है। आप देखिए, जनता ने अंधा विश्वास करके आपको जिला पंचायत सदस्य नियुक्त कर दिया और आप अध्यक्ष में कहाँ वोट डालना है इसके लिए आप जो है पैसे पकड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, देवतुल्य जनता के साथ। लोकतंत्र में कहा जाता है जनता जनार्दन है, और मैं इस बात को बिल्कुल
बिल्कुल सच मानती हूँ कि जनता सर्वोपरि है, जनता अर्श में पहुंचाना जानती है, आसमान पर चढ़ाना जानती है, तो फर्श पे पटकना भी जानती है। और इनके दिन जरूर अब जो वर्तमान सरकार है, मुझे ऐसा लगता है लद गए हैं। मैम, आपके केंद्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी। जी। राहुल गांधी ने आजकल इलेक्शन कमीशन को बहुत परेशान कर रखा है वोट चोरी के मामले में। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी वोट चोरी जैसा कुछ होता है? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे नेता राहुल गांधी जी को। और मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस की सिपाही हूं, मुझे गर्व है कि मैं उनकी अनुयायी हूं, उनकी समर्थक हूं, बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। क्योंकि जो कोई नहीं कर पा रहा वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकारें इनकी चल रही हैं, बैसाखियों के भरोसे ही सही, लेकिन केंद्र में सरकार इनकी चल रही है। ये क्या क्या करतब कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब वॉशिंग मशीन नहीं, अब तो धोबी घाट खोलकर बैठे हैं। ये वॉशिंग मशीन तो अब छोटी चीज हो गई, अब तो इतने ठूस लिए इन्होंने कि धोबी घाट खोल दिया है और सब उसमें क्लीन होकर निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के किसी नेता में दमखम नहीं है। आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे थे हम चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, लाल लाल आंखें दिखाएंगे, हम 56 इंची छाती लेकर जाएंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हमने देख लिया, जैसे ही हमारे जवानों में, हमारे सैनिकों में जोश आया, सीज फायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो समसामयिक है, क्योंकि लोग भी इस बात को महसूस कर रहे थे। आप हरियाणा ही उठाकर देख लीजिए, उत्तराखंड उठाकर देख लीजिए। 2022 में 90% जो एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस को 45 से 47 सीट दे रहे थे। अचानक से हम देखते हैं हम 19 में सिमट गए और ये 47 ले आए। उल्टा ही हो गया बिल्कुल खेल। आप हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा के सारे एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप था, कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप, और हम वहां भी पिछड़ गए। तो जब राज्यों में पत्रकार जा रहे हैं, सोशल मीडिया या आप कहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले जा रहे हैं, यूट्यूबर जा रहे हैं, तो उनको हवा किसी और तरफ बहती भी दिख रही है, चुनावी रिजल्ट किसी और तरफ। मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बनारस का आपको बताना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की ड्यूटी पे थी, मैं बनारस घूमी 10 दिन, और 10 दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, समुदाय नहीं जिससे हमने बातचीत ना की हो। हर व्यक्ति जो है अजय राय को भगवान की समीक्षा दे रहा था, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में अजय राय, जो परिवार के लोग जिस लाश को नहीं उठा रहे थे इन्फेक्शन के डर से, उनको अपने कंधे पर बैठा के अजय राय ले जा रहे थे और उनकी अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो लोग कंधों में उठा रहे थे जनसभाओं में, इतना जनसमूह, अपार जनसमूह उमड़ रहा था अजय राय के उसमें। और फिर हम देखते हैं 1.25 लाख 1.5 लाख से रह गए। तो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कॉरिडोर के नाम पर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर इन्होंने हजारों शिवलिंग तोड़े, इन्होंने लोगों के घर तोड़े, बुलडोजर चलाया। तो वहां पर तो भाजपा पर थूक रहे थे लोग। तो ये कैसे अचानक पासा पलटा? यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां कैसे हो सकता है कि गोदावरी थापड़ी और सूर्यकांत धस्माना को वही वोट मिलते हैं जो 2017 में मिलते हैं? एक वोट ना ज्यादा, एक वोट ना कम। क्या 5 सालों में एक नेता 4 वोट भी और एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा होगा? तो हूबहू अब विकास नगर में नवप्रभात जी का आप देखिए, वो तो हाई कोर्ट गए हुए अपने केस को लेके, इसलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं, उनके केस सब जुडिस है मामला। लेकिन धांधली बड़े पैमाने पर हुई है यहाँ पे, बड़े पैमाने पर। ऐसे लोग जीत कर आए हैं भाजपा में विधायक का चुनाव जो प्रधान नहीं बन सकते थे। तो मैम उस टाइम कांग्रेस ने आवाज क्यों नहीं उठाई इस मामले में? मैंने कहा ना हम कोर्ट गए हैं। मैंने आपसे कहा तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, वो नियति है इस देश की और प्रदेश की, क्या कर सकते हैं। तो क्या मतलब सरकारी तंत्र और जो सरकार है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है? बिल्कुल, पूरी तरह से प्रवक्ता हो गए हैं। आप देखिए तो किसके साथ काम किया, मुख्य चुनाव आयुक्त का आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए ज्ञानेश जी की, कि उन्होंने किसके साथ काम किया है। वो हर विभाग में अमित शाह के अंडर में रहे हैं, तो वो भाषा भी उन्हीं की बोलेंगे। तो आज तो राहुल गांधी नहीं कह रहे इस बात को, आज जनता कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल। तो ये एक मुहिम बन गया है। मेरे नेता का ग्राफ, उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। मेरा नेता क्योंकि प्रचार में यकीन नहीं करता, मेरा नेता एडवर्टाइजमेंट में यकीन नहीं रखता, वो लोगों के बीच में जाता है, संवाद करता है, उनके आंसू पोंछता है, उनके दुख, उनकी परेशानी को साझा करता है और उनके जीवन को जीता है, उनको महसूस करता है, क्योंकि उसने गवाया है। उसने बहुत कम उम्र में अपनी दादी के अंदर 32 गोलियां देखी, छलनी हो गया दादी का शरीर। अपने पिता का शत विक्षत शरीर देखा, जोड़ना पड़ रहा था, कहां सर पड़ा है, कहां पैर पड़ा है। जिसने 14-15 साल की उम्र में ये सब कुछ झेल लिया हो, उसको वो कैसे नहीं दुख समझेगा आपका? उसका तो सब कुछ लूट गया। जिसने एक विधवा मां को देखा हो, जिसने अपनी छोटी बहन को संभाला हो कम उम्र में, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं दूसरे का दुख क्या है। और
अग्निवीरों की जब वो बात करते हैं, किसानों की जब वो बात करते हैं, वो मैकेनिक्स की जब बात करते हैं, और युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की जब वो बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज को महसूस करके बात करते हैं। और आप देखिएगा, मैं ये आपके वहां गारंटी के साथ कहकर जा रही हूँ, लिख करके ले लीजिए मुझसे कि राहुल गांधी जी को आने वाले 5 साल में आप दूसरी ही भूमिका में देखेंगे। इस देश ने देखा कि 20 साल तक क्या क्या अपशब्द नहीं बोले गए, उनको, उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनके दादा को, परदादा को, पंडित नेहरू को अभी तक नहीं भूल पा रहे ये लोग। आज सरकार नहीं चला पा रहे, गलती पंडित नेहरू की बता रहे। तो गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, अब आगे देखना चाहिए इन लोगों को। पूर्वजों को कोसने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी लंबी लकीर खींचनी होती है। तो उसके बावजूद आप देखिए कितने अपशब्द और कितनी गालियां पड़ी राहुल गांधी को, कभी रिएक्शन आपने नहीं देखा होगा। तो मतलब किस मिट्टी के बने हैं राहुल गांधी जी, कभी कभी सोचने पर मैं विवश हो जाती हूँ और सल्यूट करती हूँ कि इतनी नफरत के बीच में भी वो मोहब्बत की बात करते हैं। तो वो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। एक वो कहते हैं डरो मत, दूसरा वो कहते हैं प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, और मैं बिल्कुल इस पर यकीन रखती हूँ। जी मैम, अगर 2022 की बात की जाए तो बहुत सारी बातें निकल कर आई कि कांग्रेस संगठन के अंदर एकता नहीं है, इसीलिए चुनाव हार गए। तो इसमें कितनी सच्चाई थी उस टाइम? नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में तानाशाही नहीं है। हम दबाते नहीं, ना कार्यकर्ताओं को, ना पदाधिकारियों को, ना नेताओं को। हमारे वहां लोकतंत्र है, इसीलिए लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। और अगर सब एक सी बात रखेंगे तो फिर तो वो क्लोनिंग हो जाएगी, फिर तो वो ऐसा लगेगा कि जुड़वा भाई बोल रहे हैं क्या। तो एक ही मशीन से तो निकले नहीं है, चाहे वो हरीश रावत जी हो, गोदयाल जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, करण मेहरा हो, हरक सिंह जी हो, यशपाल आर्या जी हो, ये सब लोग एक ही मशीन से तो नहीं निकले हैं। तो सबके विचार भी अलग हैं, सोच भी अलग है। जब सोच विचार आपके अलग हैं और आप एक थिंकिंग माइंड हैं, आप जीवंत हैं, आपके विचारधारा है कई मुद्दों पर, तो विचारधारा में भिन्नता होना मतभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही कांग्रेस पार्टी को खड़ा करती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि चाहे देश के अंदर कितने भी धर्म हो, संप्रदाय हो, समुदाय हो, वर्ग हो, जातियां हो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। हम अपने विचार पर तो विश्वास रखेंगे, लेकिन बेइज्जती और अपमान हम दूसरे के विचार का भी नहीं करेंगे। तो टू अग्री टू डिसअग्री, जिसको कहते हैं कि हमको उसमें से जो सर्वानुमति है, हमारे जो 8-10 नेता हैं उनमें से ज्यादा नेता किस बात को कह रहे हैं, सर्वानुमति जिस पर बनती है उस बात को फिर हम आगे लेकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे नेता खुलकर अपनी बात, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि दे आर थिंकिंग माइंड्स, सोच विचार करने वाला दिमाग है उनके पास और एक लंबा अनुभव है उनके पास, तो इसलिए उसको मतभेद के रूप में भाजपा प्रसारित करती है। मतभेद वो होता है या मनभेद वो होता है जो राज्य में सरकार तो भाजपा की चल रही है, लेकिन भाजपा का ही सांसद सदन में कहता है अवैध खनन हो रहा है मेरी सरकार में, इसको मतभेद कहते हैं। बिल्कुल। मुन्ना सिंह चौहान ने जो अधिकारियों को डांट लगाई कि सारे चोर भरे पड़े हैं नदियों नालों में, अपनी सरकार में क्यों नहीं कह रहे? इसका मतलब नहीं हो रही ना सुनवाई। ये बात जो अधिकारी से कही वो मुख्यमंत्री से कहते जी। तो सुनवाई नहीं है मुन्ना सिंह चौहान की, इसका मतलब। तो होता यही है कि जब आपकी ओपिनियन होती है, आपकी कोई विचारधारा होती है, और जब आप अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, उसको मतभेद या मनभेद के रूप में माना जाता है। हम सबका लक्ष्य एक ही है, वो है कांग्रेस की पुनर्स्थापना इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। उसके लिए रास्ते और अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है। रास्ते गोदयाल जी ने अपना रास्ता पकड़ रखा, अब एक ही मंच पे सारे नेता कहां हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री एक मंच पे कभी दिखाई पड़ते हैं आपको? कहां? किसी भी कार्यक्रम में आप मुझे बताइए। कल ही की बैठक थी जैसे दिल्ली में, त्रिवेंद्र जी नहीं थे, अनिल बलूनी नहीं थे, बंसल जी भी मुझे दिखाई नहीं पड़े। तो जब काफी लोग नहीं है, कल्पना सैनी नहीं है वहां, तो हमसे क्यों अपेक्षा की जाती है कि हर मंच पे हमारे हर नेता सम्मिलित हो? सब कर तो रहे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं मजबूती के साथ। रीढ़ तो हमारी कार्यकर्ता है जो गांव-गांव में कांग्रेस की अलग को जगाए हुए है। तो कांग्रेस की विचारधारा देखिए सर्वधर्म धर्म संभाव की है, जो हमारे देश की विचारधारा है। हमारा देश खत्म हो जाएगा अगर हम इस विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे आगे। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। वसुधैव मतलब तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, उसको हम अपना कुटुंब मानते हैं। यहाँ भारत के अंदर हम कर रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मदरसों को खत्म कर दो।
तो कितने अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ेंगे। अभी आप जो है धर्म के अनुसार अल्पसंख्यकों के पीछे पड़े हैं, आने वाले समय में आप कहेंगे कि भैया ये भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ये गढ़वाली कुमाऊनी तो है हमारी भाषा, लेकिन गोरखाली नहीं है, जौनसारी हमारी कम लोग हैं, तो वो अल्पसंख्यक समझ लोगे आप। फिर आप सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पकड़ लोगे कि ये संस्कृति जो है हमारे वहां कम है, तो वो अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ जाओगे। तो आपकी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो संकीर्ण होती चली जा रही है, वो बहुत ही नैरो माइंडेड होती चले जा रहे हैं। जबकि एक मुखिया का, पुष्कर सिंह धामी का या कोई भी मुखिया हो, उसके लिए सब बच्चे एक समान होने चाहिए। वो पिता समान है, वो संरक्षक है, वो पूरे परिवार होना चाहिए उसके लिए अपनी प्रदेश की जनता। मेरा तेरा नहीं होना चाहिए फिर उसमें। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि खनन के पट्टे अपने आदमी को, शराब के ठेके अपने आदमी को, लकड़ी के ठेके अपने आदमी को, मतलब बाकी लोग कहां जाएंगे जी। तो मैम अगर इसमें ये देखा जाए, अगर उत्तराखंड में धामी सरकार की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े जो नियम कानून वो बनाए, जैसे यूसीसी लाए, भू कानून की उन्होंने बात करी। तो आपको क्या लगता है यूसीसी की जरूरत थी उत्तराखंड को? देखिए, मैंने कहा ना, उत्तराखंड सशक्त भू कानून मांग रहा था, मूल निवास मांग रहा था, लोकायुक्त मांग रहा था, गैरसैंण परमानेंट राजधानी के रूप में मांग रहा था। उस दिशा में तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हिंदुत्व की बहुत बड़ी बड़ी बातें पुष्कर सिंह धामी करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो लिव इन को कोई वैधता नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो विवाह ही पवित्र बंधन माना जाता है। और आपने अपने यूसीसी में यह कह दिया है कि मेरी शर्तें पूरी कर लो, मेरी सरकार की या यूसीसी की शर्तें पूरी कर लो, फिर किसी भी धर्म के, जाति के, समुदाय के व्यक्ति के साथ जितने साल चाहे उतने साल एक छत के नीचे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने को साझा कर लो। ये कौन सा हिंदू सनातन धर्म है? आप मुझे बताइए, भाजपा के जितने अनुषांगिक संगठन चल रहे हैं, ये बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इनको आपने कभी आपदा में लोगों के सहारा बनते देखा? कभी आपने जिस बच्ची का गैंग रेप हुआ आईएसबीटी में, एक दिव्यांग बच्ची का 5 लोगों ने बस के अंदर गैंगरेप किया, उनके आंसू पोंछते हुए गए। ये अभी अनामिका शर्मा, इनकी जो पकड़ी गई है महिला नेत्री, जिसने अपनी बेटी को परोस दिया, 13 साल की बच्ची को परोस दिया अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को। आपने हल्ला मचाते देखा बजरंग दल को, हिंदू वाहिनी को? आग लगा देनी चाहिए थी सड़कों पर उतर के। लेकिन ये केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा ढूंढते हैं। मैं तो कोई गौवंश की रक्षा करते या उनकी सेवा करते इनको नहीं देखती। ये सारे जो घूमते हैं अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझकर, तो हम पर मुकदमे, विपक्ष के ऊपर मुकदमे करने से कुछ नहीं होगा। दर्जनों मुकदमे कर दिया अभी तक गरिमा दसौनी के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरा नेता डरो मत कहता है, उसी के प्रिंसिपल पर हम चल रहे हैं कि हम जब सच बोल रहे हैं तो जीत भी हमारी होगी। हमने कोई धांधली नहीं करी, हमारा कोई काला धन नहीं हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको आप बुलडोज कर सको। तो हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, सच्ची कमाई पर खाते हैं, किसी का एक पैसे का उधार हमारे सर पर नहीं है। तो आप मुकदमे करते रहिए। न्यायालय केवल आपके लिए थोड़ी खुला है, गरिमा दसौनी के लिए भी न्यायालय उतना ही खुला है जितना आपके लिए खुला है। मैम, आपकी पार्टी के एक नेता हैं आजकल, हरक सिंह रावत जी, जो पहले बीजेपी में थे लेकिन आजकल कांग्रेस में हैं जी। आजकल वो बीजेपी के जो नीतियां हैं, जो नेता हैं, उनकी खूब पोल पट्टी खोल रहे हैं जी। तो क्या किसी पार्टी में बदल जाने से? नहीं, वो गेस्ट अपीयरेंस के लिए भाजपा में गए थे। वो कांग्रेसी ही हैं। 2000 जब से राज्य का गठन हुआ तब से आप उनको कांग्रेस में ही देख रहे होंगे। वो पंडित नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पे मंत्री थे। वो माननीय विजय बहुगुणा और हरीश रावत जी दोनों की सरकार में मंत्री थे। वो एक गेस्ट के रूप में गए थे भाजपा घूमने टहलने, आ गए वापस और वहां की पोल पट्टी खोल रहे हैं। और ये एक बड़ा मामला है। इस पर तो चुप्पी पर सवाल होना चाहिए कि क्यों भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुप है, क्यों ईडी सीबीआई चुप है। सबके ऊपर दाग लगाया है हरक सिंह रावत जी ने। जैसे चुनाव आयोग पे राहुल जी ने सीधे हमला बोला है, वैसे ही हरक सिंह रावत जी ने कोई घालमेल शब्दों में नहीं किया है। डायरेक्ट रूप से कहा है, आजीवन सहयोग निधि में बंदरबांट हुई है, उसमें जो है खनन माफियाओं का पैसा चंदा के रूप में लिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ये आता है। तो अगर इसकी भी अब जांच अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कराती और इनका हाईकमान इस पर चुप्पी साधे रहता है, तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है जी। तो क्या मतलब
पहले अगर वो बीजेपी में थे तो बीजेपी तब तक अच्छी पार्टी थी, अब कांग्रेस में तो कांग्रेस अच्छी पार्टी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तो था कि आप जब रोज दाल खाते हो आप उगता जाते हो, कभी तो कोई और पकवान खाने का मन करता है। वही हरक सिंह जी का हाल हुआ कि कांग्रेस में रह के थोड़ा उगता गए होंगे, तो उन्होंने सोचा कि भाजपा में भी टहल कर देखा जाए, क्या पता भाजपा हमसे बेहतर हो। लेकिन कहते ना, अंग्रेजी में कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपको देखने में दूसरे की दुनिया या दूसरे की थाली में भोजन ज्यादा लगता है, लेकिन वहां जाके ही पता लगता है। एक कहावत और है कि धुआं उठता है दोनों में ही, ठंडे पानी में भी और गर्म पानी में। वो तो अंदर जाके पता चलता है ना पानी ठंडा है या गर्म है, धुआं तो दोनों में से उठता है। तो वही हाल हरक सिंह जी का हुआ, वो वहां गए भाजपा में और हाथ जला के आ गए। अब कांग्रेस में आके वो सच बता रहे हैं, और केवल हरक सिंह जी नहीं, उनकी बात को पुष्ट किया है माननीय यशपाल आर्या जी ने भी, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी। तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि वजन और ज्यादा बढ़ गया। एक नहीं, अब दो लोग कह रहे हैं, और दोनों वहां मंत्री थे। तो इस पर जांच तो होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कौन दोषी कौन नहीं, वो तो दोनों अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दोषी हैं तो हमारी भी जांच करो। प्रस्तुत कर दिया दोनों ने, कहा कि एट योर डिस्पोजल, हमारे ऊपर भी जांच करनी है, करिए, लेकिन पूरी जांच को तो प्रभावित मत करिए, पूरा ही तो मत गायब करिए। यानी कि आंख देखी मक्खी एक बार को निकली जा सकती है, मगरमच्छ निकला जा सकता है क्या? ये तो मगरमच्छ है। मैम अगर बात की जाए राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी का कितना इंटरेस्ट रहता है उत्तराखंड की राजनीति में या प्रत्याशी सेलेक्ट करने में, कितना इंटरेस्ट रहता है उनका? पूरा इंटरेस्ट रहता है। हमारी तो एक प्रॉपर प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी में। हमारा तो पैनल बैठता है, पहले राज्य का पैनल बैठता है, उसके बाद प्रभारी और पर्यवेक्षक विधानसभाओं में भेजे जाते हैं, वो पैनल तैयार करके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। फिर दिल्ली में सीईसी बैठता है, चीफ इलेक्शन कमेटी हमारी, जिसके मेंबर माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, और प्रॉपर तरीके से टिकट दिया जाता है। ऐसा कोई चांस ही नहीं कि जो है नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व ना हो। जी मैम, अगर बात की जाए, जैसे मोदी फैक्टर चलता है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की आंधी चली है, तो क्या राहुल गांधी की आंधी उत्तराखंड में आने में कितना टाइम लगेगा अभी? नहीं, मैं तो देख रही हूँ सोशल मीडिया पर तो अभी उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने शुरुआत में ही यही कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग पे उन्होंने की थी, आपको याद होगा, जहां महादेवपुरा का प्रकरण उठाया था, उन्होंने शुरुआत ही उत्तराखंड से करी। उन्होंने कहा मैं उत्तराखंड गया चुनावों में और मैंने देखा अपार जनसमूह आया हुआ है, तो मैंने उस कैंडिडेट से कहा, जहां समूह आया था, हजारों की 12-15 हजार की भीड़ थी, और आया था समूह जो, तो कह रहे मैंने वहां के कैंडिडेट से पूछा कि भैया पता करो, मैं आया था तो इतनी भीड़ आई थी, लाई भी नहीं गई थी, स्वतः आई थी, तो वहां कैसे हम रह गए? तो वहां से धांधली पकड़ी गई, फिर मणिपुर में पकड़ा, फिर गोवा में पकड़ा, ऐसे करते करते फिर वो महादेवपुरा पहुंचे। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि जो सवाल चुनाव आयोग पे राहुल गांधी लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, वही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग ठाकुर ने लगाया है। अनुराग ठाकुर ने वायनाड सीट पे कहा है कि इतने गलत जोड़े, इसमें इतने ज्यादा वोट जोड़ दिए। तो वही तो हम भी कह रहे हैं भैया कि हम थोड़ी करते हैं वोट जोड़ने का काम, चुनाव आयोग करता है। तो आप जो बात कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं कि वायनाड की भी जांच करा लो। उनका कहने का मतलब था कि प्रियंका गांधी फ्रॉड से जीती हैं, वायनाड में इतने वोटर ही नहीं है जितनों ने वोट कर दिया। हम भी यही कह रहे हैं कि आपका चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है। अब वो चाहे कांग्रेस का जीता हो चाहे भाजपा का जीता हो, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के मुख्य पृष्ठ की तरह काम कर रहा है, प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, ये साफ हो गया। जी मैम, अगर बात की जाए महिला की, क्योंकि आप एक खुद महिला है, तो आप महिलाओं को राजनीति में कैसे देखती हैं? क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा महिला प्रत्याशी जीत कर आई है, लेकिन देखा जाता है कि उनके पीछे हमेशा पुरुष का हाथ होता है, क्योंकि जो भी कहीं पे भी बात करनी हो या कुछ भी करना हो, हमेशा से बैकअप में एक पुरुष रहता है। तो क्या महिलाओं को और आगे आना चाहिए? बहुत सुखद अनुभूति है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना गर्व महसूस होता है जब मैं किसी महिला को नेतृत्व करते हुए देखती हूँ। और जैसा कि आपने कहा, पुरुष जरूर होता है निश्चित रूप से। देखिए, मैं आज राजनीति में हूँ, अगर मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट ना हो, यदि मेरे पति टोका टोकी करें, रोका रोकी करें, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्योंकि इसमें कोई सैलरी तो होती नहीं, आप जो है निस्वार्थ भाव से वॉलंटियर होते हैं पार्टी के लिए। तो यदि वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे, यदि बच्चा जो है वो अनदेखी हो रही है उसकी आपके पीछे से, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो पीछे से आपके बेटर हाफ का, आपके पति का सपोर्ट तो जरूर चाहिए किसी भी महिला को, पति का क्या पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
एक थिन लाइन है कि सपोर्ट जो है वो फ्रंट में ना आ जाए, वो फिर बैकअप ही होना चाहिए। स्टेपनी की ही जगह पे ठीक रहती है। उसको ये नहीं होना चाहिए कि महिला को हटा के पुरुष ही उसका सारा कुछ दारोमदार संभाल ले, वो फिर कोई बात नहीं हुई, फिर महिला का नेतृत्व नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि महिलाएं कैसे बढ़े। और मैं तो अपने हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में यही कहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए। हमारे वहाँ जब मैं भी शुरुआत में पदार्पण करी रही थी राजनीति में, तो बहुत सारे कौतूहल मन में होते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, चौथी पांचवी में पढ़ रहे थे, तो लगता था कि अगर राजनीति में चले जाएंगे बच्चे कौन देखेगा, सास ससुर कौन देखेगा, मवेशी कौन देखेगा, घर बार कौन देखेगा। लेकिन एक बार आप दहलीज से जब पांव बाहर निकालते हैं तो सब चीजें ईश्वर आपके अनुरूप करना शुरू कर देता है। बच्चों में सोच समझने की शक्ति ज्यादा आ जाती है, एक परिपक्वता आ जाती है उनके अंदर। और जब वो देखते हैं कि उनकी माँ काम कर रही है तो उनके अंदर भी वो जज्बा आता है कि हमने भी कुछ करके दिखाना है। तो आप एक प्रेरणा स्रोत, एक इंस्पिरेशन अपने बच्चों के लिए, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दहलीज पार करने तक की जो हिचक है, वो हिचक रहती है हर एक के मन में कि कैसे होगा, क्या होगा। आप कोई बिजनेस भी जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत इफ एंड बट आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है। और वो रिस्क आप एक बार उठा लें तो फिर उसके बाद तो सारी कायनात आपकी है। फिर तो सारा प्रकृति, हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज, सारों की दुआएं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपके लिए रास्ता बनते चला जाता है, खुद ब खुद बनते चला जाता है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुझे मात्र 12 साल हुए हैं अभी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में। वैसे तो मैं 4th जनरेशन अब कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब लोग पॉलिटिक्स में ही हैं, केवल मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। पर केवल 12 सालों में अपनी जर्नी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर ने छप्पर फाड़ के दिया है। अभी आप पूछ रहे थे आपने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, मेरी कोई मंशा भी नहीं है। मैं इतना खुश और संतुष्ट हूँ जो काम मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं एक वॉच डॉग हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ जो जागते रहो कह रहा है, उत्तराखंड की जनता से भी, उत्तराखंड की सरकारों से भी। और मुझे ये काम करने में बहुत मजा आ रहा है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है विधानसभा जाने की या लोकसभा जाने की। आगे भी मुझे मतलब ताउम्र भी प्रवक्ता बनाए रखे पार्टी, तो मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैम एक और बात याद आई है मुझे, क्योंकि आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपको बीजेपी ने कांग्रेस वो बताया था आपको कि ये कांग्रेस की वकालत करती हैं, मतलब तो उसकी भाजपा ने प्रशस्ति पत्र दिया है मुझे, मेरे मतलब प्रशस्ति पत्र माने प्रशंसा या स्तुति में किसी को जब देते हैं। पहले से हुआ करता था जब किसी राजा के दरबार में उसका प्रशस्ति पत्र पढ़ा जाता था, स्तुति गान होता था। तो मुझे लगता है कि ये एक सर्टिफिकेट है भाजपा का और एक वंडरफुल गिफ्ट है जो बीजेपी ने मुझे दिया है, जिसे मैं ताउम्र बहुत संभाल कर रखूंगी, चेरिश करूंगी इसको। बड़ा जोरदार है, चटकीला है। मैंने अपने चेयरमैन को भेजा, मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा सर को भेजा और जयराम रमेश जी को भेजा, कम्युनिकेशन हेड हैं जो। तो पवन सर का मुझे जवाब आया, यू हैव अराइव्ड। यू हैव अराइव्ड का मतलब कि आप नहीं, आप की तूती बोल रही है। आप समझ लीजिए कि आपने क्या बोलूं मैं उसको, घर में डंका बज रहा है। हाँ, एक तरह से डंका बज रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसका हिंदी अनुवाद है कि पवन सर का बस एक लाइन में जवाब आया कि गरिमा तुम्हारा डंका बज रहा है उत्तराखंड में। तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था और मैं भाजपा की सोशल मीडिया टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मोहर लगा दी उस बात पर कि गरिमा दसौनी जो है कांग्रेस की वकील है, गरिमा दसौनी कांग्रेस का फैलाया हुआ रायता समेटती है। तो जिस काम के लिए मैं हूँ, सिपाही हूँ, उस पर अगर ऑपोजिशन ये कहे कि आप ये काम कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए, तो फिर तो मुझे किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले ने, मेरे दुश्मन ने ये कह दिया कि आप जो है कांग्रेस से बहुत अच्छी दोस्ती निभा रही हैं, तो मुझे और फिर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर मैं साथ ही साथ आपके पॉडकास्ट में अगर मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बात कर ही रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली का तो हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और मैं बड़ी भावुक हो जाती हूँ जब मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे अध्यक्षों का। मतलब
आप सोचिए कि 13 साल की मेरी एजुकेशन लाइन में मैं टीचर थी। विभिन्न स्कूलों में मैंने देश के अलग अलग प्रदेशों में, मैंने लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में पढ़ाया एक शिक्षिका के रूप में। और फिर मैं यहाँ आई और मुझे बहुत कम समय में किशोर उपाध्याय जी उस समय मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रवक्ता बनाया। फिर माननीय प्रीतम सिंह जी आए और माननीय प्रीतम सिंह जी ने मुझे प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला जो AICC सदस्य बनी हो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मेरे पिताजी 50 साल कांग्रेस को दे के गए, अब नहीं है इस दुनिया में, 50 साल अब इस कांग्रेस को दे के गए, AICC मेंबर नहीं बन पाए। और मैं बहुत कम उम्र में मुझे वो मौका माननीय प्रीतम सिंह जी ने दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी प्रतिभा को किशोर भाई ने पहचाना और कहा कि गरिमा तुम बोलती बहुत अच्छा हो। मैंने कहा भाई जी आप मुझे बना कर देखिए, आप मेरे कांसीराम, मैं आपकी मायावती बन के दिखाऊंगी। और उन्होंने वो किया। मुझे लगता है किशोर भाई जहाँ भी मुझे देखते होंगे गर्व करते होंगे, कभी मतलब लेट डाउन फील नहीं करते होंगे, इंसल्टेड फील नहीं करते होंगे कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गलत चीज़ के लिए चुना। ऐसी मैं अपेक्षा कर रही हूँ। और मेरे तीसरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदयाल जी आए, उन्होंने भी एक सहरा मेरे सर पर बांधा, उन्होंने गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी बनाया। एक कुमाऊनी होते हुए मैं गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी बनी, ये मेरे लिए फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और माननीय करण मेहरा जी आए तो उन्होंने मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाया। भारत जोड़ो यात्रा के समय जब राहुल गांधी जी निकले यात्रा पर, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, जिसके लिए पुनः मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रवक्ता रहूं ना रहूं, कार्यकर्ता का बैच तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। तो कार्यकर्ता, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहती हूँ, पार्टी को सेवाएं देना चाहती हूँ, संगठन की और ऑर्गेनाइजेशन की सिपाही रहना चाहती हूँ और उसकी मजबूती के लिए काम करना चाहती हूँ। अपने प्रदेश से मुझे बहुत प्यार है, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से। उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड की बहू हूँ, तो मुझे बहुत दर्द पहुँचता है जब भी मैं नीतियों का हनन होते हुए देखती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ कि आज सुबह के पेपर में मैंने देखा सतपुली के एक बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। तो ये सारी चीजें मुझे भावुक करती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा प्रदेश तो नहीं मांगा था हमने जहां हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। धराली की आपदा से निकलते हैं तो थराली की आपदा आ जाती है। तो जब प्रचंड बहुमत दे रखा है, जब डबल ट्रिपल इंजन की सरकार दे रखी है, तो ग्रीन बोनस हमारे पास नहीं। 70% हम वन आच्छादित प्रदेश हैं। आप हरियाणा देखो 4%, दिल्ली देखो 3%, कोई और प्रदेश देखो तो 6%, हम 70% वन आच्छादित प्रदेश हैं। इतना हमारा योगदान है, पूरे देश की ऋणी होना चाहिए देश को, उत्तराखंड का, पूरे उत्तरी भारत को हम ऑक्सीजन कवर देते हैं। हमारी वजह से उनके फेफड़े अभी तक जिंदा हैं। तो हमें क्या ग्रीन बोनस नहीं मिलना चाहिए? हमारे वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग पाती, बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पाते, क्योंकि उसके लिए पेड़ों का कटान होगा और हम अपने पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते। NGT और फॉरेस्ट एक्ट की वजह से हमारे वहां विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ग्रीन बोनस नहीं मिलना चाहिए ऐसे राज्य को? क्या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको हतप्रभ करने वाली बात बताऊं कि जो केंद्रीय बजट होता है उसमें जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की और जो हिमाचल प्रदेश है, इन सब के लिए, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र हैं, भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश हैं, इनके लिए केंद्र में बजट का प्रावधान है। उत्तराखंड के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं है। तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? क्यों हमको औद्योगिक पैकेज नहीं देते, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते? आए दिन हमारा चोली दामन का साथ है आपदा के साथ। आपको तो अभी तक आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से हमको लैस कर देना चाहिए था। ऐसे ड्रोन कैमरा अभी तक पता नहीं चल पा रहा मलबे के नीचे कितने दबे हैं, कितनी तबाही हुई। अगर हमें हाई रेजोल्यूशन ड्रोन कैमराज ये दे देते तो क्या नहीं पता चल पाता पूरे प्रशासन को कि कहां कितनी बर्बादी हुई या कहां कोई घायल जो है चीख पुकार कर रहा है? सब आ जाता उस कैमरे में। उसके अलावा आप अलार्मिंग सिस्टम, इनकी आप वेबसाइट देखिए, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की वेबसाइट है, 1 दर्जन से ज्यादा इन्होंने बता रखा है, दावा छाती पीट के इन्होंने ठोक रखा है कि हमारे पास ये सिस्टम है। कहां है वो सिस्टम? सब पता चल गया जी। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मैं तो चाहती हूं 10% करो, लेकिन बताओ भी 10%, फिर उसको गाओ मत 1 रुपये के बराबर। तो ये जो धामी जी करते हैं कि करते कुछ भी नहीं है और गाते पूरी दुनिया में, मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, तुम महिलाओं को बराबरी का तक तो दर्जा देते नहीं। आप भाजपा के कोई भी सम्मेलन उठा के देखिए, कितनी महिलाएं बैठी होती हैं मंच पे। तो ये सब धत्ता है, ये भाजपा का
चाल चरित्र चेहरा है, ये बिल्कुल संस्कार नहीं है इस पार्टी में, क्योंकि ये अपने लोगों को सजा नहीं देते। अगर देने वाले होते तो अपनी महिला नेत्री की शिकायत पर, जिसने कहा कि 3 साल तक संजय कुमार ने, पूर्व महामंत्री संगठन ने मेरा यौन उत्पीड़न किया, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? रातों रात आपने बैकडोर से उसको पता नहीं कहां रफा दफा कर दिया। वो बच्ची का आज तक पता नहीं है, 25-26 साल की लड़की थी वो, उसका पता नहीं है कहां की है, वो बिहार की थी। लेकिन आप सोचिए कि संजय कुमार को कोई सजा नहीं, वो रेणु बिष्ट को कोई सजा नहीं जिसने बुलडोजर चला दिया। तो मैंने जैसा कि कहा, माई मैन नो रूल। भाजपा के आदमी यदि दुष्कर्म करें, अपराध करें, भ्रष्टाचार करें, हत्या करें, आत्महत्या करें, कोई उनके ऊपर कोई भी जो है धारा लागू नहीं होती, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम ही खुदा हो गए। जी मैम, अगर बात करें, चलो ये तो आपने बता दिया कि अभी बीजेपी क्या क्या कर रही है, अगर बात करें 2027 की, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो कांग्रेस क्या रोड मैप लेके जा रही है? क्या देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने अभी अपनी न्याय यात्रा समाप्त की है। उन्होंने कहा मैं दूसरे चरण की यात्रा निकालूंगा, और उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया है। वो 25 तारीख को निकल रहे हैं धराली के लिए, जहां आपदा आई थी, वहां जाके लोगों के आंसू पोंछेंगे, जिसके आंसू अभी तक सत्तारूढ़ दल के बेशर्म प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं पोंछे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हो, महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहती हूँ, यहीं से तो सांसद हो, किसी दूसरे प्रदेश के सांसद थोड़ी हो। प्रदेश अध्यक्ष हो सत्तारूढ़ दल के, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आपदाएं थोड़ी रोज आती हैं। तो उत्तरकाशी भी याद रखेगा, धराली भी याद रखेगा, भटवाड़ी गंगोत्री भी याद रखेगा कि इतनी बड़ी आपदा आई, अभी तक लापता लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, मौत के आंकड़े सामने नहीं आ रहे, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, और तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं आया। इंसान तो उसी को कहते हैं, देखिए, कि जो दूसरों के आंसू पोंछे, अपने तो सब पोंछते हैं, तो इंसान तो वो है जो दूसरे के पोंछे। तो प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मोड से बाहर नहीं आते, बद्रीनाथ की जनता ने नकार दिया। कल पता नहीं सारे सांसदों को झूला थमा रहे थे, अब कोई कह रहा उसमें प्रसाद था, लेकिन जिसको बद्रीनाथ की जनता ने प्रसाद नहीं दिया, वो पता नहीं क्या झूले में बांट रहा था लोगों को। बिल्कुल मैम, अगर बात की जाए तो 2027 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? हम हर एक मुद्दा वो उठाएंगे जो प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा होगा। प्रदेश में बेरोजगारी देखिए इस समय चरम पर है, हमारा युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, खेती सारी जंगली जानवरों ने नष्ट कर दी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, केदारनाथ में सोना चोरी मामला है, अभी आप देख रहे हैं किस तरह से धराली आपदा आई है। इसके अलावा जो भाजपा के अंदर दुष्कर्मी बैठे हुए हैं, हम कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, आप ये निश्चिंत रहिए। जो सख्त भू कानून हमने कहा था हिमाचल से भी सख्त चाहिए, क्योंकि हिमाचल ने तो समय रहते भू कानून बना दिया था, सालों पहले बना दिया था, तो हिमाचल ने तो अपनी भूमि बचा ली, लेकिन उत्तराखंड तो लुट गया है। उत्तराखंड को तो गिरवी रख दिया आप लोगों ने भू माफिया के आगे, तो हमारे पास तो जमीन बची नहीं। तो भागते भूत की लंगोटी पकड़ लेते, कम से कम सख्त भू कानून अब बना लेते, और जो डिफॉल्टर हैं, जैसे एक आध पे इन्होंने करा, सचिन तेंदुलकर का दिखाने को तोड़ दिया, मनोज बाजपेयी का अल्मोड़ा में तोड़ दिया, लेकिन ऐसे एक नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने इनके नियम के अनुसार जितनी भूमि एक बाहरी व्यक्ति ले सकता है, चाहे 300 वर्ग मीटर है या 250 वर्ग मीटर है, उससे कहीं ज्यादा बीघों में जमीन ले रखी है। तो हमने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस मुख्यालय से इनको बताया कि नगर निगम की 6 बीघा भूमि पर जो है सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी बनी हुई है, वो नगर निगम की भूमि है। हमने चिन्हित करके बताया कि तुम्हारे सरकार में जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सब ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भूमि, नगर निगम की भूमि को कब्जा रखा है। लेकिन कहोगे तो आप उसके सामने जिसमें चेतना बाकी बची हो, ये तो गूंगी बहरी धृतराष्ट्र सरकार है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर अब कोई जान बची है। तो ये सिर्फ अपना देखते हैं, ये बहुत स्वार्थी लोग हैं, और जितनी जल्दी उत्तराखंड इनको समझ जाए, इनके चरित्र को समझ जाए, उतना उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, और वरना ये समझा जाएगा कि उत्तराखंड में अभी और सहने की शक्ति है। जी मैम, अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे ये जितने भी मुद्दे हैं? चाहे देखिए, इतने गहरे कुएं में, देश की भी बात कर रही हूँ, प्रदेश की भी, इतना पीछे धकेल दिया है, अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया है, महंगाई, बेरोजगारी की आप इंतहा देख लीजिए, तो इसको रिकवर करने में तो मुझे लगता है कोई जादूगर चाहिए होगा।
लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, हमारे पास अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी ने क्या बेड़ा पार लगाया भारत का, जब पूरा विश्व मंदी में गया, एक नहीं दो दो बार उस मंदी में देश को जाने से कैसे रोका। और जो अन्नदाता, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, जो अन्नदाता हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस अन्नदाता की इन्होंने जो हश्र किया है, उन लोगों का मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके लिए कीले लगाते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूं कि अति के बाद तो फिर इति होती है, और भाजपा की अति हो चुकी है, अब इति का इंतजार है। मैम, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, पलायन तो है बड़ा मुद्दा, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। तो इस क्षेत्र में अगर क्या करेगी कांग्रेस आने वाले सालों में, चाहे युवाओं के लिए क्या क्या विशेष काम करेगी? मैंने जैसा कि कहा कि समय काल परिस्थिति को लेकर देखकर ही फैसले लिए जाते हैं। अभी पहली लड़ाई है 27 पार करना। 27 पार हो जाता है तो उसके बाद कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, उसके बाद बैठा जाएगा। और मैं समझती हूँ, मैंने देखा है माननीय हरीश रावत जी का कार्यकाल, और मैं इस बात को समझती हूँ कि कांग्रेस का कार्यकाल और भाजपा के कार्यकाल में एक बड़ा अंतर होता है, वो है संवेदनशीलता का अंतर। कांग्रेस की सरकारें संवेदनशील होती हैं, उसको गरीब का दुख, उसका कष्ट दिखाई पड़ता है। मैंने अपने मुख्यमंत्री को, बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, खुद मैं चश्मदीद गवाह हूँ, रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोगों से मुलाकात करते हुए देखना। और आज के ये तीनों मुख्यमंत्री जो आए 17 के बाद, जितने भी आए, 7 बजे 5 बजे इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुझे बताइए कि जनता दरबार कभी 6 महीने में एक बार लगाते हैं, और हमारे वहाँ ये होता था कि 6 महीने में एक बार कभी ऐसा होता था कि जनता दरबार ना लगे, रोज ही लोगों का तांता लगा रहता था। फुर्सत नहीं होती थी उनको खाना खाने की या सोने की, और रात को वो घूम घूम के सारे कमरों में देखते थे कि स्टाफ तो कह रहा है कि सब चले गए, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कोने में कोई दुखी व्यक्ति बैठा हो। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब मैं आज का नज़ारा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये जीत कैसे रहे, जो 5 बजे 7 बजे जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं जनता के लिए, जो खुलते ही नहीं। आप मुझे बताइए, अपने को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं ना अधिकारी, ये नेता भी अपने आप को जनसेवक कहते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप मुलाकात कर सकते हो किसी IAS अधिकारी से प्रदेश के, आप किसी नेता से टाइम लेके देखो, ऐसा घुमाएगा आपको कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, एड़ियां घिस जाएंगी। तो काहे के जनसेवक, ये अधिकारी किस लिए बैठा रखे हैं? अगर जनता की अप्रोच नहीं है, अगर वो मेरे लिए और आपके लिए अप्रोचेबल नहीं है, तो फिर काहे के जनसेवक हैं ये लोग, काहे के पब्लिक सर्वेंट हैं ये लोग? तो कुल मिलाकर उस ढर्रे पर प्रदेश को लाना है जहां हर एक व्यक्ति को प्रदेश के ये लगे ये मेरी सरकार है। और मैं बेहिचक, आप देखिए सचिवालय में, मैं अपनी सरकार में सचिवालय में जाती थी, पांव रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ सचिवालय में। आज सन्नाटा पसरा रहता है। ये बिजी विदाउट बिजनेस है, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। जब सचिवालय में आदमी है ही नहीं तो ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? बैठकों का रिजल्ट क्या निकल रहा है? देखिए तो सही, आप प्रदेश में चारों तरफ घूम के, सड़क बेहाल, शिक्षा बेहाल, स्वास्थ्य बेहाल, आपका युवा बेहाल, आपका किसान बेहाल, आपकी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं, तो कानून व्यवस्था नहीं। कौन सी व्यवस्था आपकी चाक चौबंद है ये तो बताइए। सिर्फ एक व्यवस्था है, वो है जुबानी जमा खर्च, जिहाद जिहाद जिहाद। या तो जिहाद की बात करते हैं, या बुलडोजर की बात करते हैं, या मजार की बात करते हैं। माँ से मुसलमान, माँ से मजार, माँ से मस्जिद, माँ से मदरसे, पता नहीं क्या प्रेम है। मुझे लगता है रात को सपने में भी धामी जी को यही आते हैं। जी मैम, आपको इसी बात पे एक आपका बयान याद आया मुझे, जिसमें आपने कहा था कि जिहाद एक रिवोल्यूशनरी शब्द है, मतलब क्रांतिकारी का शब्द है, लेकिन इसका दूसरा मतलब निकाला जाता है। तो क्या सरकार कौन से मतलब? देखिए हुआ क्या, जिहाद का, देखिए आप जो है डिक्शनरी तो नहीं बदल देंगे ना। जिहाद का मतलब रेवोल्यूशन ही है, क्रांति ही है। अब उसको आतंकवादियों ने स्वयं के लिए यूज करना शुरू कर दिया कि हम जिहादी हैं। बिल्कुल। इसलिए उसका जो है पब्लिक में एक मैसेज ये गया कि जिहाद जो है वो आतंकवादी यूज करते हैं, आतंकवादी स्वयं को जिहादी कहते हैं। तो इसका मतलब जिहाद और आतंकवाद का कोई आपस में गठजोड़ है या सांठगांठ है, जबकि कोई लेना देना नहीं। जिहाद होता है किसी भी क्रांतिकारी बदलाव के लिए जो जन क्रांति उठती है, उसको जिहाद कहते हैं। तो मुझे
कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मदरसे की जिहाद के साथ साथ अब मैं मदरसे पे भी बात करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री की जो जानकारी है मदरसों के बारे में वो बहुत छोटी है, वो बहुत संकीर्ण है। मदरसों का इतिहास इनको निकाल के देखना चाहिए। देश की आज़ादी लड़ने वाले कई हमारे इतिहास पुरुष मदरसों से निकले हैं, और मदरसे जो है अध्ययन करने की जगह है, वो स्कूल है, वो पाठशाला है। वहां कैसे कुछ गलत काम हो सकता है जो आपने मदरसे का नाम बदल दिया? केवल नाम बदलने से आप इतिहास पुरुष थोड़ी बन जाएंगे। जैसे आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी आधार लाई, मनरेगा लाई, राइट टू एजुकेशन लाई, राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, भोजन का अधिकार लाई, इनमें कोई बदलाव होते हुए आपने देखा? जीएसटी में आप गूगल करिएगा, जीएसटी में सैकड़ों नहीं हजारों संशोधन हो चुके हैं, परिवर्तन हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता हम ला क्या रहे हैं। और जिस जनता पर थोपा, वो जनता तो बेचारी पिछले 7-8 सालों में यही नहीं समझ पाई कि हम पर थोपा क्या गया। तो कुल मिलाकर जीएसटी का फुल फॉर्म भी इनके मंत्रियों को और सांसदों को आता नहीं होगा। और नोटबंदी थोप दी हमारे ऊपर आनन फानन में। तो सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री ने जब मदरसे का नाम बदला तो फिर वो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों लग रहा है? फेंकिए उसको। बिजनौर जहां से लाए थे वो किस बात का चेयरमैन? तो आप हर चीज का नामकरण बदल देंगे। ये हमारा जो गंगा स्वच्छता अभियान था कांग्रेस पार्टी का, उसको बदल दिया। स्वच्छ भारत अभियान भी हमारा था, उसका नामकरण बदल दिया। ये सिर्फ नाम बदलते हैं। जैसे केदारनाथ में कायाकल्प किया, पूरा प्रदेश जानता है कि हरीश रावत सरकार ने किया, कोठियाल जी के निर्देश पर किया, नेतृत्व में किया। लेकिन शिलापट में मोदी जी दिखाई पड़ेंगे आपको, गोया मोदी जी खुद वहां कील हथौड़ा लेकर बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर ये केवल प्रचार की प्रसार की सरकार है, और जिहाद का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसों की इनको कोई जानकारी नहीं है। मदरसों में दोनों तरह की शिक्षा मिलती है, जिसको जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर में रामायण से लेकर गीता से लेकर सबको पाठ पढ़ाया जाता है, वेद पुराण की हमारी जानकारी दी जाती है। वैसे ही मदरसे में दोनों तरह की एजुकेशन होती है। जिसको दीनी तालीम लेनी है वो दीनी लेता है, जिसको कुरान और आयतें पढ़नी है वो लेता है, जिसको साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए उसको साइंटिफिक एजुकेशन मिलती है। कंप्यूटर लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस चलती हैं मदरसों के अंदर, साइंस मैथ्स कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, एआई पढ़ाया जाता है। तो आपको ये किसने बता दिया कि मदरसे बंद करने से या मदरसे नाम खत्म करने से आप जो है पूरी नस्ल खत्म कर देंगे? ऐसा तो है नहीं। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, डेमोग्राफी बहुत चिल्लाते हैं आप कि डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है प्रदेश के अंदर। आपकी सरकार है प्रचंड बहुमत की, जिलेवार क्यों नहीं श्वेत पत्र निकाल देते? बताइए ना, प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि किस जिले में जनसंख्या 2016 में क्या थी और आज क्या है 2017 से। आपकी सरकार चल रही है 8-9 सालों से, बता दीजिए ना हमको कितना डिफरेंस है। और हम तो ये देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो जो अपराध हो रहे हैं उसी को लेकर आप चिंतित होंगे। तो अपराध तो आपके अपने लोग कर रहे हैं, हमें तो किसी अल्पसंख्यक की जरूरत ही नहीं है अपराध के लिए। हमारे वहां तो बलात्कारी भी हाजिर हैं, उपस्थित हैं, यस सर कहने के लिए, प्रेजेंट सर कहने के लिए। हमारे वहां भ्रष्टाचारी, भर्ती घोटाले, पेपर लीक करने वाले हाकम सिंह, संजय धारीवाल और नितिन चौहान जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनका पूरा कॉकस और नेक्सस है प्रश्न पत्र लीक करने में। अब हमारे वहां ये आत्महत्या को मजबूर करने वाले हिमांशु चमोली जैसे और लोगों की जमीन खुर्द-बुर्द करने वाले भी आ गए। तो हमें तो बाकी धर्मों की, जातियों की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो अपने ही काफी हैं। कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो हमारे उत्तराखंडी ही भाजपाई गिरा रहे हैं उत्तराखंड के ऊपर। जी मैम, अगर बात की जाए 2027 की, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कौन सीएम फेस होगा? किसे आप मुख्यमंत्री बनाएंगे या कौन सी पार्टी सेलेक्ट करेगी? देखिए, ये निर्णय मेरे स्तर पर नहीं होते। मैं तो एक छोटी सी सिपाही हूँ, और मुख्यमंत्री कौन होगा पहले घोषित होगा, बाद में विधानमंडल दल तय करेगा। ये सब बातें शीर्ष नेतृत्व के स्तर की होती हैं। और मैं व्यक्तिवादी राजनीति में यकीन भी नहीं करती कि मैं केवल हरीश रावत जिंदाबाद कहूंगी, मैं प्रीतम सिंह जिंदाबाद नहीं कहूंगी, मैं गोदयाल जिंदाबाद नहीं कहूंगी। मैं इसमें यकीन नहीं रखती। मैं पार्टी की सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी की, और मेरी कांग्रेस पार्टी में जो मेरा नेता होगा मैं सबकी जिंदाबाद लगाऊंगी। जी मैम, कल आपकी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें हरक सिंह रावत कहते हैं कि मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक बीजेपी की अंत्येष्टि नहीं करूंगा। जी, तो इसका मतलब ये है कि 2027 में पूरी तैयारी है?
नहीं, बहुत अच्छी बात है और कार्यकर्ताओं में जोश आया है माननीय हरक सिंह जी के इस बयान से। उन्होंने खून का दौरा तेज कर दिया सबका, सबके अंदर एक जज्बा आ गया है, एक भावना आ गई है कि अब तो इनके दांत खट्टे करने ही हैं। एक हरक सिंह जी का बयान, दूसरी तरफ प्रदेश के हालात, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया है, तो जो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, तो उन्होंने उसको धार दे दी है। क्योंकि प्रदेश में जो हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए, उससे क्षुब्ध सब हैं, डिप्रेशन में सब हैं। तो वो चाह रहे थे एक चिंगारी, वो चिंगारी हरक सिंह जी ने लगा दी है और मुझे लगता है अब यहाँ से लॉ जल पड़ेगी और उस लॉ को लेकर हम गांव-गांव निकल पड़ेंगे। मैम समय काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जाते जाते एक दो सवाल है मेरे, क्योंकि आप एक कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, मुख्य प्रवक्ता है, वहीं दूसरी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, लेकिन दोनों का क्लैश बहुत बार होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति, जनता का क्या फायदा होता है इसमें? अब बिल्कुल, कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते तो रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जनता सर्वोपरि होती है और ये हम मन से नहीं करते। ये बीच में मीडिया भी शामिल है इसमें। चौथा स्तंभ जो हमसे पूछेगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो हम अपनी सरकार की बात करते हैं, वो अपनी सरकार की बात करते हैं और जज सबसे बढ़िया, सबसे विवेकशील है जनता इसमें। तो जनता फैसला करे, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, जिस जिसकी सरकार रही होगी वो अपनी अपनी बात तो कहेगा ही। तो जो हमने काम करे होंगे हम अपने काम गिनाएंगे, जो उनकी खामियां होंगी वो हम गिनाएंगे। क्योंकि जो विपक्ष होता है उसको इसीलिए शैडो गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है, सही रास्ता और दिशा दिखाने का काम करता है। ये और बात है कि सरकार उसको, हमको कितनी रचनात्मक, सहयोगात्मक या सकारात्मक विपक्ष की तरह लेता है, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन हम जो जागते रहो कह रहे हैं, हम जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप एकला चलो की राह पर हैं। इसका मतलब आप लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान जितना महत्व सत्ता को देता है उतना ही महत्व जो है विपक्ष को देता है। तो गाड़ी तभी चलती है जब चारों पहिए सही हों। एक भी पहिया गड़बड़ कर जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी आगे। मैम, अगर 2027 चुनाव की बात करी जाए, भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी भी टक्कर दे सकती है? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे लगता है ये केवल बरसाती मशरूम है जो उग तो आते हैं लेकिन अपने समय से खत्म भी हो जाते हैं जी। ये आपस में सिर्फ फुटबॉल से ही खत्म हो जाएगा, जो भी आप देख रहे हैं आजकल जी। तो अगर मैम 2027 के लिए अगर आप जनता से कुछ बात कह सकें कि जनता के लिए आप कांग्रेस पार्टी के क्या संदेश है, तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बता सकते हैं। मैं बिल्कुल उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्यार और विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को हमेशा दिया है। हम अभी भी जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमें अपार जो है आशीर्वाद आप लोगों का प्राप्त होता है। लेकिन अपने घाव मत भूलिएगा। जिसने भी आपको घाव दिए हैं, जिसने भी फिजाएं खराब की हैं, जिसने भी उत्तराखंड के समरसता को, सामाजिक ताने बाने को, उत्तराखंड के सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है, जहां हम एक माला की तरह, एक गुलदस्ते की तरह रहते थे, जिसने भी यहाँ सांप्रदायिकता फैलाई है, उसको कभी मत भूलिएगा। क्योंकि उत्तराखंड की जो चर्चाएं होती हैं देश और दुनिया में, वो इसी वजह से होती है कि उत्तराखंड के लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बहुत डेड ऑनेस्ट लोग होते हैं, सिंसियर होते हैं, लॉयल होते हैं। तो हमारी वो जो एक अमिट छाप है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास जो है इस वक्त सत्ता ने किया है, जो वर्तमान सत्ता है। और कांग्रेस पार्टी को आप पुनः जो है 2027 में ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि सबको देखा एक बारी बारी, एक बार आप कांग्रेस को भी देख के देखिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत के लिए। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपके साथ बातचीत की, क्योंकि हमारे दर्शक उत्तराखंड फिल्म और संगीत जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी नया अनुभव होगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति के बारे में आपसे ज़्यादा बारीकी से उनको पता लगा होगा कि उत्तराखंड की राजनीति। जी, मैं भी बहुत देखती हूँ आपका चैनल, आप लगातार जो है उत्तराखंड को और उत्तराखंडियत को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।